नमस्कार, मेरा नाम चार्ली है। आज हम पढ़ेंगे हेयर बेसिक पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे बाल कैसे पैदा होता है। बाल कैसे पैदा होता है ये जानने से पहले हमें समझना होगा कि बाल स्किन के अंदर, स्कैल्प के अंदर दिखने में होता कैसा है। आप इस इमेज को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बाल जिसको हम शाफ्ट कहते हैं, जो हमें दिख रहा है उसे कहा जाता है शाफ्ट, एक बाल की शाफ्ट। और ये हिस्सा जो हमें नहीं दिखता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं रूट। इस रूट के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो इस हिस्से में जहां से बाल पैदा हो रहा है, इसको बोला जाता है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल डर्मा पपीला के साथ जुड़ा हुआ होता है। डर्मा पपीला एक प्रकार की नर्व एंडिंग है जो इस बाल को पैदा होने के लिए सेल्स ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से ये बाल एक शाफ्ट की शक्ल में बाहर दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर बल्ब के साथ स्वेट ग्लैंड्स दिख रहे हैं, हमें यहाँ पे हेयर बल्ब्स दिख रहा है, हमें ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये सब कुछ डर्मिस लेयर के अंदर है। डर्मिस लेयर के ऊपर एपिडर्मिस लेयर है। एपिडर्मिस लेयर के ऊपर यहाँ सिबम भी दिखाया हुआ है, जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। ये तो हुआ स्ट्रक्चर जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें समझना है कि यहाँ पे बाल बनता कैसे है। तो बाल बनता कैसे है, इसको समझने से पहले हमें एक इमेज की और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। यह आपके सामने जो आप इमेज देख रहे हैं, ये एक सेल की इमेज है। सेल जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस सेल के अंदर है तो उसको हम बोलते हैं लाइव सेल। लाइव सेल। अगर सेल जिंदा है तो वो मल्टीप्लाई होगा, अगर सेल डेड है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। मतलब ये सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये एक जिंदा सेल है और ये मल्टीप्लाई भी होगा, और जो सेल जिंदा नहीं है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब समझते हैं बाल बनता कैसे है। एक एग्जाम्पल के लिए हम हेयर फॉलिकल मान लेते हैं कि ये एक हेयर फॉलिकल है। इसमें नीचे ये नर्व एंडिंग जुड़ी हुई है। इस नर्व एंडिंग के साथ ये कुछ सेल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के साथ हैं। ये सेल विद न्यूक्लियस, अभी जैसा मैंने पीछे बताया, अगर सेल न्यूक्लियस के साथ है तो इसका मतलब वो एक लाइव सेल है, एक जिंदा सेल है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये सभी सेल्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर ऊपर की तरफ फ्लोट करते हैं, ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। ये जैसे जैसे सेल ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये इस तरीके से इलैंगुएट, चौड़े होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दबने लगते हैं। जैसे जैसे ये इलैंगुएट होते हैं वैसे वैसे इनके अंदर का न्यूक्लियस निकल के गिरने लगता है। आप देखें, मैंने ऊपर की ये सेल्स जिस तरीके से मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे इनमें न्यूक्लियस नहीं है। अब जो सेल्स जिसमें से न्यूक्लियस निकल चुका है, हम उनको बोलेंगे डेड सेल। अब एक डेड सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, वो मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, पर वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले सेल्स अपनी प्रोडक्शन चालू कर रखी है, और ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और यही आगे जाके बाल की शाफ्ट की शक्ल में बदल जाएगा। अब ये डेड सेल की लेयर ही होती है जिसको आप स्कैल्प से बाहर निकलने के बाद एक बाल के रूप में, एक हेयर शाफ्ट के रूप में आप बालों के ऊपर देखते हैं। ये बाल ही है जो डेड सेल से बना हुआ है, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ये न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से डेड कहलाता है, और डेड होने की वजह से ही अगर हम कभी बाल काटते हैं तो हमें दर्द नहीं महसूस होता। आइए अब समझते हैं बालों की अलग अलग स्टेजेस। द स्टेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ। अगर स्टेजेस की बात करें तो उसमें सबसे पहली स्टेज आती है जिसका नाम है एनाजन। एनाजन एक ऐसी स्टेज है जिसको हम ग्रोथ फेज, मतलब ग्रोइंग फेज बोलते हैं, जहाँ पे बाल बन रहा है, पैदा हो रहा है। इसको आप ग्रोइंग फेज बोल सकते हैं।
ग्रोइंग फेज। अभी जैसा हमने समझा था कि अगर एक हेयर फॉलिकल में नीचे की तरफ ये जो सेल्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये ऊपर की तरफ डेड सेल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये एक प्रोडक्शन फेज में है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोइंग फेज है। इस तरीके के फेज को हम एनर्जन फेज बोलते हैं, ये ग्रोइंग फेज है। इसका जो समय रहता है ये तकरीबन 3 से 4 साल तक रहता है। मतलब अगर एक हेयर फॉलिकल में मल्टीप्लिकेशन, सेल्स की मल्टीप्लिकेशन चल रही होती है तो वो 3 से 4 साल तक चलती रहती है। 3 से 4 साल के बाद अचानक ही एक फेज आता है जिसका नाम है कैटियोजन। कैटियोजन फेज मतलब रेस्टिंग फेज। ये एक ऐसा फेज है जिसमें ये हेयर फॉलिकल इस डर्मा पपीला से, मतलब इस नर्व एंडिंग से अलग हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से ये हेयर फॉलिकल है, ये डर्मा पपीला से अलग सेपरेट हो जाता है और यहाँ अलग होने के बाद यहाँ पर काम, जो मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा था सेल्स की मल्टीप्लिकेशन का, वो प्रोडक्शन फेज बंद हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए इसी प्रकार से ये रेस्टिंग फेज में रहता है और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नया ग्रोथ नहीं होता। दैट इज कॉल्ड कैटियोजन फेज, जो कि तकरीबन 3 से 4 हफ्ते तक चलता है। नेक्स्ट आता है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज, जिसको हम फॉलिंग फेज भी कहते हैं, फॉलिंग फेज। इसमें बाल डर्मा पपीला से तो अलग हो ही जाता है, साथ साथ इस हेयर फॉलिकल से अलग होकर नेचुरली गिर जाता है। इस तरीके के प्रोसेस को हम टेलोजन फेज में काउंट करते हैं। फॉलिंग फेज, यहाँ पे बाल डर्मा पपीला के साथ साथ हेयर फॉलिकल से निकल के बाहर गिर जाता है। तो ये फॉलिंग फेज चलता है तकरीबन 3 से 4 महीने तक, 3 to 4 months। 3 से 4 महीने में वो बाल नेचुरली हेयर फॉलिकल से निकल के गिर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नियोजन फेज। नियोजन फेज का मतलब है नया बाल बनने का प्रोसेस फिर से स्टार्ट होना। ये नियोजन फेज 3 months का होता है, पर ये 3 months में क्या करता है और कैसे करता है इसके बारे में डिटेल जानकारी हम हेयर थिनिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम नियोजन फेज के बारे में और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बस कुल मिला के हमें यहाँ समझने वाली बात ये है कि टेलोजन फेज के बाद वापस बाल बनना शुरू हो जाता है और फिर से एनोजन फेज स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद फिर से वो कैटियोजन फेज में जाता है, वो फिर से टेलोजन फेज में जाता है और फिर से एनोजन फेज में आता है। इसी तरीके से बार बार बाल बनता ही रहता है और गिरता रहता है। इसको बोलते हैं हम हेयर साइकिल। एक इंसान के जीवन में एक हेयर फॉलिकल पे तकरीबन 25 बार ये हेयर साइकिल रिपीट होती है। अगर हम 4 साल की भी एक साइकिल को मान के चलते हैं तो एक हेयर फॉलिकल की टोटल लाइफ को हम 100 साल काउंट करते हैं। इससे आगे की जानकारी के लिए अगले चैप्टर के लिए बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।